हेलो स्टूडेंट, आज हम बात देखेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 सारणिक के एक्सरसाइज 4.4 के सॉल्यूशन को, जिसमें इसका क्वेश्चन दिया गया है। कहता है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंडज या सहखंड ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर क्या क्या ज्ञात करना है बच्चों? यहाँ पर उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। तो हम उपसारणिक कैसे ज्ञात करेंगे और सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे, अगर ये आपको देखना है तो मैंने इसके पहले इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देख सकते हैं। मैं वैसे इंट्रोडक्शन वीडियो की जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको सहखंड और उपसारणिक ज्ञात करते आना ही चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अगर आपको ध्यान इसमें अगर अच्छे होना है तो आप पूरा कंप्लीट देखें, नहीं तो आप इस वीडियो से कोई स्किप कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, आपके पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। कहता है कि 2, -4, 0 और 3 एक क्या है हमारे पास सारणिक है, इसका मुझे उपसारणिक ज्ञात करना है। तो देखिए आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूं, उस पर हम चलते हैं और उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, कहता है इसका जो पहला क्वेश्चन है, हम ब्लैंक शीट पे चले जाते हैं। जो दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है, वो आपके पास कहता है कि डेल इज इक्वल टू आप देखेंगे तो ये सारणिक दिया गया है। कहता है कि 2 है यहाँ, है ना। जो फर्स्ट अवयव है 2 है, एंड सेकेंड एलिमेंट क्या है, 4 है, -4 है। थर्ड एलिमेंट यहाँ देखेंगे तो 0 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है। ओके, ये आपके पास उपसारणिक हो गया, सारणिक है। अब आप इसमें उपसारणिक ज्ञात करोगे। तो उपसारणिक आप देखेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपसारणिक में। तो उपसारणिक में निकालना बता देता हूँ आपको कि कैसे निकालेंगे उपसारणिक। तो देखिएगा उपसारणिक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम m, आपको पता है उपसारणिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उपसारणिक को m i j से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं m बोल दिया यहाँ पर, और ये क्या लिखूंगा, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1। मतलब मैं एलिमेंट कौन सा ले रहा हूँ, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ले रहा हूँ, है ना। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट कौन सा दिख रहा है बेटा, 2 दिख रहा है आपको। तो हम इसी को ले लेते हैं, दिस इक्वल टू। देखिए अब जब इसके उपसारणिक की बात करेंगे, तो उपसारणिक की बात करने का मतलब होता है कि ये जिस कॉलम है ना, हम इनको चेंज करते हैं, आपको बताता हूँ मैं कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि आप जिस कॉलम और जिस रो को ले रहे हैं उसको आपको क्या करना है, छोड़ना है। तो देखिए आपने इस कॉलम को लिया और इस रो को लिया, तो आप इस रो को छोड़ दीजिए और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा कितना आपके पास 3। तो मतलब m1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई। अगर मैं आपके पास m12 की बात करूँ, 12 मतलब i किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और 2 जो j किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, कॉलम को। मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम ये है। इसमें एलिमेंट कौन सा दिखा आपको बेटा, ये -4 दिखा ना। -4 का उपसारणिक देखो, ये इसको छोड़ दो, इस फर्स्ट रो को छोड़ दो और इस फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बचा कितना आपके पास बेटा, 0 हो गया, 0। उसके बाद जो m है, m21 की बात करें तो m21 क्या हो जाएगा बेटा, m21 इज इक्वल टू, देखो 2 का मतलब सेकंड रो ले लिए और फर्स्ट कॉलम लिए, तो मतलब फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को छोड़े तो आपके पास -4 आया। तो आप यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे -4, ठीक है। उसके बाद m22 लिए, तो देखिए ध्यान से कि क्या हो रहा है, ये वाला एलिमेंट छूट गया 3, तो कितना आएगा इसका, 2 आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके उपसारणिक की बात करूं, तो उपसारणिक हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देख लीजिएगा। उपसारणिक मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। उपसारणिक ज्ञात करने, उपसारणिक बोलता हूँ, क्या दिया गया, सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो सहखंड ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है बेटा, देखो मैं लिख देता हूँ। क्या है, सहखंड ज्ञात करने का फार्मूला होता है aij इज इक्वल टू -1 दी होल रेज टू दी पावर i प्लस j इज इनटू, ये होता है mij। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो mij मतलब कि हम aij ज्ञात कर रहे हैं, मतलब a11 अगर फाइंड आउट करें तो a11 इज इक्वल टू, ये -1 होगा, -1 दी होल रेज टू दी पावर। देखो i और j की वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ पर भी i और j की वैल्यू 1 1 पुट करेंगे, तो 1 + 1। अब mij मतलब m11 की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी। मैं सीधे 3 पुटअप कर दूँ, 3 दिस इक्वल टू। अब देखो -1 पर पावर कितनी की, 1 + 1 मतलब 2 की पावर हो जाती है। तो ये देखो सम संख्या, देखिए ऋणात्मक कोई भी संख्या ऋणात्मक है, उस पर यदि सम संख्या की घात आती है तो उसका जो मान होता है वो हमेशा कैसा होता है बेटा, धनात्मक होता है। तो धनात्मक हो जाएगा। तो -1 दी रेज टू दी पावर 2 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 × 3 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो a12 की अगर मैं बात करूँ, तो ये हो जाएगा बेटा -1 दी होल रेज टू दी पावर 1 + 2
इनटू ये कितना होने वाला बेटा, जल्दी से बता दो, 0। दिस इक्वल टू, अब इसकी बात ही नहीं करनी ना, है तो 0 होने वाला है, पूरा का पूरा, बात खत्म। उसके बाद देखिए आप ए अगर 2 3 1 3 तो है नहीं ना, सॉरी 2 1 देखेंगे, ए 2 1 देखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये -1 दी होल रेज टू दी पावर 2 + 1 इंटू कितना होगा ये -4, दिस इक्वल टू, अब देखो -1 पर विषम संख्या की पावर आने वाली है, 2 + 1 3 हो जाएगा, और 3 होगा तो -1 दी रेज टू दी पावर 3 इज इक्वल टू -1 इंटू -4 इज इक्वल टू +4, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो ए 2 2 अगर बात करेंगे तो हो जाएगा बेटा -1 दी होल रेज टू दी पावर 2 + 2 इंटू कितना होगा ये 2, देखो m11 की m22 की वैल्यू कितनी है, 2 है, दिस इक्वल टू ये होगा बेटा, देखो ये कितनी की 4 की पावर होगी, मतलब ये हो जाएगा 1 इंटू 2 कितना होगा बेटा 2, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, मतलब कि मैंने यहाँ पर आपके पास उपसारणी भी निकाल दिया, उसके बाद मैंने क्या याद कर दिया, ये सहखंड भी याद कर दिया, क्लियर है। सेम इसी प्रकार से आपको इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपको इस सेकंड क्वेश्चन को भी हल करना है। अब देखो यहाँ व्हाइट इंक नहीं दिख रही तो मैं इसको फिर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप कौन सा लेंगे बेटा, यहाँ पर आपको लेना है ये सेकंड वाले क्वेश्चन को। तो सेकंड वाला क्वेश्चन कैसा होने वाला है, सेकंड वाला क्वेश्चन है ए सी डी और बी और डी है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो उपसारणी लोगे तो मैं उपसारणी बता देता हूँ। पहले वाले का उपसारणी यानी कि m11 की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी डी, m21 की जो वैल्यू होगी 21 मतलब ये हो गया, उसकी सी होगी। उसके बाद m12 की अगर वैल्यू देखेंगे 12 मतलब ये है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो इसकी हो जाएगी बेटा बी। और m22 की वैल्यू देखेंगे आप तो इसकी वैल्यू होगी बेटा ए, ठीक है। अगर उपसारणी की बात करें तो मैं सिंपल सी बात कहना चाहूँगा आपको कि ए जो a11 होगा वो होगा बेटा a11 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी डी। उसके बाद ए आपके पास अगर मैं 21 की बात करूँ तो a21 मतलब वाली वैल्यू हो जाएगी, है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये, तो इसकी वैल्यू हो गया बेटा -c। उसके बाद m12 की वैल्यू की अगर आप देखेंगे तो ये होगा -b, देखो 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब इसकी -b होगी। और ये हो जाएगा a22 की अगर वैल्यू देखें आप तो ये हो जाएगा बेटा a, ठीक है। आपको ऐसे लर्न रखना है, याद रखना है, आप ऐसे प्रकार से बना सकते हैं। सेम इसी प्रकार से मैंने आपको 2x2 क्रम के, देखो ये 2x2 क्रम के मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 क्रम के मैट्रिक्स है। अब देखो यानी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन देखूँ तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए मैं आपको फर्स्ट बताऊंगा, आपको सेकंड बनाना है, ठीक है, या मैं फर्स्ट बहुत इजी होने वाला है, फर्स्ट तो बहुत इजी है तो मैं सेकंड बता देता हूँ, इसका सेकंड बता देता हूँ, आपको फर्स्ट बनाना है, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब देखिए इसके लिए भी हम ब्लैंक शीट ले लेते हैं, ओके। चलिए क्या दिया था क्वेश्चन, अगर हम बात करें तो ये दिया था हमारे पास, हम यहाँ पर बोल सकते हैं दिया है डेल इज इक्वल टू, देखो डेल क्या दिया था हमारे पास, दिया था 1 0 4, उसके बाद 3 5 -1 3 5 -1, उसके बाद 0 0 1 2 ऐसे ही हुआ था, ठीक है। अब आप देखेंगे, चलो यहाँ व्हाइट इंक बहुत ही प्यारा लगता है तो व्हाइट इंक से लिखना चाहेंगे हम, बहुत अच्छा दिखता है, समझ में भी आएगा आपको, ठीक है। चलिए व्हाइट इंक ले लेते हैं ये, चलो। अब देखिए अब इसका सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करना चाहेंगे कि उपसारणिक, है ना, उपसारणिक में लिख देते हैं यहाँ पर उपसारणिक। चलो उपसारणिक निकालेंगे तो उपसारणिक क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, उपसारणिक का मतलब है हम सबसे पहले देखेंगे उपसारणिक में, तो उपसारणिक में हम क्या ज्ञात करेंगे m11, ठीक है, ये काम करें, ठीक है, m11 इज इक्वल टू, चलो m11 देखेंगे तो m11 क्या होगा, तो मैंने बताया था m11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए। देखो ये फर्स्ट रो में है, पूरे हो गए, और ये फर्स्ट कॉलम में है, ये पूरे खत्म हो गए, तो हमको जो बचा उसको लिखना है, मतलब ये बच गया हमारे पास एक उपसारणिक निकला, उसको बोलेंगे 5 -1 1 और 2, ये इसका आंसर होगा। अगर आप m12 देखेंगे तो m12 क्या होगा बेटा, यहाँ पर देख लीजिए m12 मतलब कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, मतलब इसको छोड़ दीजिए आप, ये फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए और ये सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा कितना अपने पास, ये 3, देखो ना ये 3 बच गया और ये 0 बच गया, 3 0, और एक बच गया -1 और 2, ये -1 और 2। उसके बाद आप m13 को अगर देखेंगे, m13 कितना है हमारे पास, 13 का मतलब ये यानी कि कौन सा हो गया बेटा, कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, बच गया कितना पास 3 5 0 1, तो हो जाएगा 3 5 और 0 और ये 1, क्लियर है। उसके बाद आप m1 का तो काम खत्म हो गया ना, अब 21 देखेंगे, अब m21 देखो जल्दी से, m21 मतलब
की वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि सेकंड रो को हम छोड़ेंगे। अब देखो सेकंड रो को छोड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम को, देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे हम, तो देखिए ये वाला छूट गया और ये छूट गया। 0 4 कितना आ गया 0 4 और ये हो गया 1 2, ये कितना हो गया 1 2, ओके। उसके बाद यहाँ देखते हैं M22 की अगर वैल्यू की बात करें, M22 मतलब ये छूट गया, यानी कि मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कितना आ गया बेटा 1 4 0 और ये 2। उसके बाद M23 देखेंगे, तो 2 3 कितना होगा बेटा, ये होगा 2 यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो कितना होगा 1 0 1 0 0 1, ओके। अब M31 देखेंगे, M31 की वैल्यू, तो M31 की वैल्यू क्या होने वाली है, M31 मतलब कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो होगा बेटा 0 4, है ना, 0 4 होगा और क्या हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा थर्ड रो को छोड़े ना, तो हो जाएगा 5 -1, ठीक है। उसके बाद M32 को देखेंगे, M32 कितना होगा बेटा, ये होगा 32 का मतलब ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा बेटा 1 और ये होगा 3 और ये होगा 4 और ये -1, ठीक है। उसके बाद M33 अगर आप देखेंगे, M33 की वैल्यू की बात करें तो M33 कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा याला, है ना, इस एलिमेंट को छोड़ेंगे तो जिस रो में और जिस कॉलम में छोड़ो। अब इसकी बात करते हैं तो हो जाएगा 1 0 और ये 3 और ये 5, ओके। तो इस प्रकार से हम उपसारणिक निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम सहखंडज की बात करें, किसकी बात करने वाले हैं, सहखंड, सॉरी सहखंडज नहीं, सहखंड, है ना, सहखंड और सहखंडज में अंतर है। इसका फार्मूला बता दिया था मैंने, AIJ इज इक्वल टू -1 दी होल रेज टू दी पावर 1 सॉरी I प्लस जे इंटू MIJ, ओके। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो सिंपल सा आपको समझना है, मैं यहाँ पर जितने आएंगे उतने को ही बताऊंगा, उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा। देखिएगा सबसे पहले A11 की अगर वैल्यू याद करें, A11 का मतलब होता है M11, बात ही समझ लीजिए, यानी I और J की जो वैल्यू होगी यहाँ पर भी I और J की वही वैल्यू होगी। तो सिंपल से हम बात देखेंगे तो इसको लिखेंगे -1 दी होल रेज टू दी पावर, कितना होगा ये 1 + 1 हो जाएगा, और M11 की वैल्यू देखेंगे तब ये M11 की वैल्यू है तो इसको लिखेंगे, ये कितना लिखेंगे 5 -1 1 और ये 2, ओके। दिस इक्वल टू, अब देखो इस पर कितनी की पावर है, देखो -1 पर 2 की पावर हो जाएगी, मतलब ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ही लिख लीजिए दिस इक्वल टू कितना होगा, ये सीधे सीधे 5 का गुना। अब देखो इसका क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, 5 दूनी 10 और कितना होगा 1 1 कम 1 बट ऋण 1 होगा, और ये यहाँ ऋण होता है ऋण धन 1, ठीक है। दिस इक्वल टू 11 हो जाएगा, दिस इक्वल टू कितना होने वाला बेटा यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 हो गया, उसके बाद देखिए ध्यान से कि अब जब A हम निकालेंगे 1 2 तो कितना होगा -1 दी होल रेज टू दी पावर 1 + 2। अब 1 + 2 देखो तो 1 2 याली वैल्यू लेंगे M12 की, तो हो जाएगा 3 -1 0 और ये हो जाएगा 2, ओके। अब देखिए दिस इक्वल टू -1 रह जाएगा ये इंटू, अब देखो सॉरी -1 तो रह जाएगा, है ना, -1 रहेगा तो मैं इसको ऐसा इंटू लेके चलते हैं इंटू। अब कितना होगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा ऋण 0, ठीक है। दिस इक्वल टू -6, कितना होगा -6, कितना होने वाला बेटा -6 होगा। उसके बाद A13 दिस इक्वल टू ये -1 दी होल रेज टू दी पावर 1 + 3 एंड M13 की वैल्यू ये है हमारे पास 3 5 0 और ये 1, तो हो जाएगा बेटा देखो -1 पर 4 की पावर मतलब कितना होगा बेटा +1, छोड़ दो उसको, तो 3 1 जा 3 और ये -0, दिस इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। उसके बाद देखिए A21 इज इक्वल टू -1 दी होल रेज टू दी पावर 2 + 1, अब कितना होगा यार ये वैल्यू लेंगे तो 0 4 एंड 1 और ये 2, दिस इक्वल टू कितना होने वाला है, ये तो नेगेटिव होगा ना, -1 तो नेगेटिव रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस रह जाएगा क्योंकि 3 की घात आएगी। उसके बाद देखो 2 0 0 -4 एकम 4, ठीक है, दिस इक्वल टू -1 और ये -4 कितना होगा, -1 इंटू -4 कितना हो जाएगा बेटा +4 हो जाएगा, चलो +4 हो गए। उसके बाद A22 अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये -1 दी होल रेज टू दी पावर 2 + 2, ये अब देखो 2 की वैल्यू रखो यहाँ पर M22 की, हो जाएगा 1 4 0 और ये 2, दिस इक्वल टू आप देखेंगे तो कितना होगा, ये देखो ये -1 पर 4 की पावर होगी +1 हो जाएगा, देखो 2 1 कम 2 और ये ऋण 0, दिस इक्वल टू कितना होने वाला बेटा ये हमारे पास 2 होने वाला है। सेम A23 अगर फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा बेटा -1 दी होल रेज टू दी पावर कितना होगा बेटा 2 + 3 और 2 + 3 यानी मैं 2 3 वाली वैल्यू रखूँ तो एक 1 0
0 1 दिस इक्वल टू ये होगा -1 तो रह जाएगा, क्योंकि देखो -1 पर 5 की पावर मतलब -1 रहेगा। 1 × 1 1 -0 दिस इक्वल टू कितना होगा -1। ओके, सेम इसी प्रकार से आप A31 A32 एंड A33 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया आपको? बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम इसके। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। सॉरी, ये क्या हो गया हमारे पास, रुक जाइए एक मिनट देख लेते हैं इसको क्या हो गया। एक सेकेंड। चलिए, अब दिख रहा है, क्लियर हो गया होगा, देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे थे, सेकंड हो चुका है। अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्या दिया गया हमारे पास, कहता है थर्ड क्वेश्चन में बेटा हमारे पास कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, अब दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल, एक हमारे पास सारणिक दिया गया 5 3 8 2 0 1 एंड 1 2 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब तीसरी पंक्ति में हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए कौन सी पंक्ति बोलता है बेटा, ये कहता है हमारे पास दूसरी पंक्ति के, है ना, दूसरी पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके। अब दूसरी पंक्ति के हम सहखंडों का प्रयोग करके इसको कैसे हल करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए चलते हम नेक्स्ट स्लाइड पर, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कहता है हमारे पास दिया है। सबसे पहले तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कहेंगे हम, दिया है, क्या दिया बेटा, डेल इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर डेल में दिया गया है 5 3 8, उसके बाद 2 0 1 एंड अब देख सकते हैं कि 1 2 3। ओके, ये दिया हुआ है। अब देखिए जब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी दूसरी पंक्ति के, है ना, क्या करेंगे कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करेंगे। मतलब कि हम दूसरी पंक्ति, ये जो दूसरी पंक्ति दी गई है ना, इसके सबसे पहले सहखंड निकालते हैं। सहखंड निकालेंगे मतलब ये हो जाएगा बेटा ए, कितना हो जाएगा बेटा 2 1 दिस इक्वल टू A21 निकालेंगे तो हो जाएगा -1 दी होल रेज टू दी पावर 1 + 2। फार्मूला लर्न है कि नहीं, फार्मूला क्या है कि Aij इज इक्वल टू -1 दी होल रेज टू दी पावर I + j इंटू ये हो जाएगा Mij। ओके, अब Mij मतलब M21 की वैल्यू निकालूंगा। M21 मतलब जिस रो में है और जिस कॉलम में छोड़ो बाकी ले लो, तो इसको हम बोलेंगे बेटा कि 3 8 और ये हो जाएगा 2 और ये 3। ओके, दिस इक्वल टू, अगर कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे तो कितना कंडीशन होने वाली बेटा, इसका -1 दी होल रेज टू दी पावर 3 की हो जाएगी, तो ये -1 रहेगा, इनटू कितना होगा 3 3 9, है ना, माइनस कितना होगा 8 2 16 दिस इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, ये देखो 16 में से कितना चले जाएगा, आपका 9 जाएगा, तो कितना बचने वाला है 7। ठीक है, तो -7 और ये हो जाएगा -1 तो +7 हो जाने वाला है। ठीक है, +7 होगा ये। उसके बाद देखिए A22 देखेंगे, A22 में बोलेंगे -1 दी होल रेज टू दी पावर 2 + 2। अब देखिए ये 2 + 2 वाला मतलब पहली कंडीशन है जिस रो में और जिस कॉलम में छोड़ो, मतलब 5 8 1 एंड 3। ओके, दिस इक्वल टू, ये तो प्लस ही रह जाएगा। ठीक है, प्लस ही रहेगा क्योंकि देखो -1 पर 2 + 2 मतलब 4 की पावर हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3 5 15 एंड -8 1 8 दिस इक्वल टू कितना होगा बेटा, देखो 8 2 और ये हो जाएगा 7, ये भी कितना होने वाला है आपका 7 होने वाला है। ठीक है, उसके बाद A23 देखते हैं, तो A23 कितना होगा -1 दी होल रेज टू दी पावर 2 + 3। ओके, दिस इक्वल टू ये हो जाएगा जिस रो में और जिस कॉलम में 1 इसको छोड़ दीजिए, तो हो जाएगा बेटा 5 3 एंड 1 एंड 2। ओके, दिस इक्वल टू, अब कितना होगा, ये -1 तो होगा ही होगा क्योंकि -1 पर 5 की पावर होगी -1। ठीक है, अब देखो 5 × 2 कितना होगा 10 हो जाएगा एंड -3 1 3 दिस इक्वल टू कितना होगा बेटा, देखो 10 - 3 7 और 7 और ये माइनस है तो -7 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चलिए तब
कितना होने वाला है कि डेल इज इक्वल टू, अब सेकंड रो के एलिमेंट को लेने वाले हैं, है ना, किसको लेने वाले हैं, सेकंड, सॉरी किसको लेने वाले हैं, सेकंड रो के एलिमेंट को लेने वाले हैं। तो हमने तो रॉन्ग निकाल दिया, क्या क्या बोला था क्वेश्चन में, एक मिनट, दूसरी पंक्ति है ना, अब पंक्ति बोला था, सही लिखे हमने, मैंने स्तंभ तो नहीं ले लिया था, है ना, पंक्ति, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में चलते हैं आगे। तो अब क्या बोला है देख लेते हैं एक बार, है ना, क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ क्या बोला है। हाँ, दूसरी पंक्ति ये दिया गया, दूसरी पंक्ति क्या होगा, सरखंडों का यूज़ करके। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू A22 फिर प्लस A23 इंटू A23, ओके। दिस इक्वल टू A21 वैल्यू कौन सा है बेटा, ये 2 है, ये 2 हो जाएगा, इंटू A12 की वैल्यू 7, ठीक है, फिर प्लस A22 की वैल्यू 0 है, 0 राइट करिए, देखिए A22 की वैल्यू है, इंटू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 7 आई थी, तो चलो 7 राइट करो, प्लस अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 इंटू ये हो जाएगा -7, दिस इक्वल टू 7 2 जा 14 प्लस 7 0 जा 0 प्लस 1 इंटू -7, तो ये हो जाएगा बेटा -7, दिस इक्वल टू 14 - 7 इज इक्वल टू 7, क्या हो जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया आपके पास, कहता है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल इतने का मान ज्ञात कीजिए, मतलब डेल 1x y z 1y zx 1z xy का मान ज्ञात कीजिए। चलिए थोड़ा क्वेश्चन क्या है इसमें, जो देखेंगे आप सारणिक में जो एलिमेंट्स है ना, जो एलिमेंट्स है वो जो अवयव दिए गए हैं वो कैसे हैं बेटा, कि एक चर रूप में दिए गए हैं, तो आप इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को बहुत ही सरलता से, बहुत ही ध्यान से, आपको ध्यान समझना है कि कंडीशन को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कौन सा स्तंभ बोल रहा है बेटा, तीसरे स्तंभ के अवयवों को, चलो तीसरे स्तंभ के अवयवों को देख लेते हैं हम। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं, इसका फोर्थ क्वेश्चन का हल है ये, डेल इज इक्वल टू, यहाँ तो 1 1 1 है, ये आपके पास x y और ये z है। उसके बाद देखेंगे जब यहाँ x है तो ये yz है, जब y है तो ये zx है, जब ये z है तो ये xy है, ओके। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके जो थर्ड कॉलम है ना, कि तीसरे स्तंभ है, इसके अवयवों के क्या निकाल लेते हैं, सहखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए A13 है ना, A13 निकाल देंगे, फिर A23 निकाल देंगे और A33 निकाल देंगे, ओके। चलिए तो दिस इक्वल टू कितना होने वाला है, तो हो जाएगा बेटा -1 दी होल रेज टू दी पावर 1 + 3 इंटू, अब देखिए जिस रो में और जिस कॉलम में छोड़ो तो ये हो जाएगा 1y 1z इज इक्वल टू, देखिए ये कितना होगा, प्लस -1 पर 4 की पावर इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, तो इसको देख लीजिए 1 इंटू z z माइनस 1 इंटू y y, ओके। उसके बाद A23 देखिए, A23 इज इक्वल टू -1 दी होल रेज टू दी पावर 2 + 3, चलो ये है 2 + 3, जिस रो में और जिस कॉलम में छोड़ो तो हो जाएगा 1x और हो जाएगा 1z, दिस इक्वल टू माइनस सामने रहेगा इंटू, अब ये माइनस सामने हो गया, उसके बाद अब देखेंगे तो ये कितना होगा 1 इंटू जेड है ना, 1 इंटू जेड मतलब z, और ये -1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा x, दिस इक्वल टू, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा कि माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई, तो जो पॉजिटिव है नेगेटिव और जो नेगेटिव है और पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव को लिखिए तो ये x हो जाएगा और ये -z होगा, ठीक है। उसके देखिए A33 इज इक्वल टू -1 दी होल रेज टू दी पावर 3 + 3, और ये कितना होगा बेटा, याली ले रहे हैं हम, याली एलिमेंट ले रहे हैं, जिस रो में जिस कॉलम में छोड़ो, मतलब 1x 1y इज इक्वल टू, ये होगा बेटा y माइनस, ध्यान से देखो ना, -1 पर 6 की पावर मतलब प्लस में रहेगा, तो y माइनस ये हो जाएगा x, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, अब इसका प्रसार करेंगे, इसको हल करेंगे, कैसे हल करने वाले हैं ध्यान से देखिएगा आप। चलिए तो कहता है कि डेल इज इक्वल टू, अब जब डेल लेंगे तो ये हो जाएगा A13 प्लस A23 है ना, A23
इंटू A23, ओके। उसके बाद हम देखेंगे तो A प्लस A33 इंटू A33, ओके। दिस इक्वल टू, अब देखिए A13 की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, A13 की वैल्यू एक्स वाई जेड है तो जाएगा वाई जेड इंटू A13 की वैल्यू अगर आप देखिए A13, ये देखो A13 की वैल्यू निकली थी z माइनस वाई, फिर प्लस A23 की देखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा जेड एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। उसके बाद आप देखेंगे थर्ड तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई, और हो जाएगा इसकी वैल्यू देखेंगे तो वाई माइनस एक्स, ओके। अब दिस इक्वल टू, अब कंडीशन को ध्यान से समझिएगा, अब कंडीशन को बहुत ही ध्यान से समझो और हल करना है, ठीक है। अब देखिए इसको आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा बेटा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड कुछ नहीं है ना, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा वाई इंटू जेड क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, माइनस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, वाई जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, प्लस ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो तो हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर, माइनस अब देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस समझ में आ रहा है ना, देखो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में किया तो प्लस आया था, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में किया तो माइनस आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस, अब देखेंगे जब एक्स, ये कंडीशन आ गई हमारे पास, क्या आ गया एक्स वाई था ना लास्ट में, और ये कितना आया था सॉरी एक्स, इसकी वैल्यू एक्स, देखो यहाँ पर अभी रॉन्ग हो गया रहता हमसे, ठीक। तो इसको अपने को ध्यान से लिखना पड़ेगा, वाई माइनस कितना है एक्स है, ठीक है एक्स, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कितना होने वाला है वाई, क्लियर है। अब जब इतना समझ में आ गया तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं, ठीक है। पहले क्या कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर कहाँ पर दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर ये दिख गया आपको, और एक्स स्क्वायर कहाँ दिख गया, ये दिख गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर जब हमने कॉमन किया यहाँ पर तो z माइनस वाई, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन किए तो बचा क्या अब हमारा इसमें से, बेटा z पॉजिटिव पहले रखो, माइनस वाई नेगेटिव बाद में रखो, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम, अब हम यहाँ पर जब हमने एक्स स्क्वायर कॉमन किए, अब हम क्या कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर x कॉमन करते हैं। चलो अब x कहाँ पर देख लीजिए, तो x आपको यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो x यहाँ दिख रहा है तो मैंने बोला x कॉमन किया हूँ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो पहले रखो, प्लस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, सॉरी ये प्लस नहीं है, ये क्या है माइनस है, याद रखिएगा ये क्या है आपके पास माइनस है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब आपने ये पद भी खत्म हो गया, ये और ये पद भी खत्म हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो एक्स वाई दोनों में है, सॉरी वाई जेड दोनों में है, क्या है दोनों में, वाई और जेड दोनों में है, तो आप वाई जेड को कॉमन कीजिए तो ये प्लस हो गया और ये हो गया वाई और जेड, ठीक है। अब देखो वाई और जेड को कॉमन किया अपने, यहाँ से वाई और जेड कॉमन हुआ तो जेड बच गया, जेड माइनस क्या बच गया अपने पास, वाई बच गया, क्योंकि यहाँ जेड बचा और यहाँ वाई बच गया, ठीक है। अब देखेंगे, अब आप सभी पद में देखेंगे तो आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही होगी कि आपको, मैं एक बार इसको ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूँ मैं इसमें, तो देखो हम इसमें लिख रहे हैं बेटा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई, फिर प्लस ये हो जाएगा एक्स इंटू, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, इसका मतलब ये होता है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, क्योंकि फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर क्या हो गया प्लस वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई, ओके। अब देखिए सभी में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है बेटा वाई, कुछ रॉन्ग हो गया क्या हमसे, क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस जेड, है ना। अब हम क्या काम करते हैं यहाँ पर, एक बात ये हो सकती है कि अगर मैं सिंपल सा माइनस साइन को अगर कॉमन करूँ, यहाँ पे क्या कर दूँ, माइनस साइन को हम क्या कर देंगे, माइनस साइन को कॉमन कर दे तो ये जेड में बदल जाएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई, और होगा प्लस ये हो जाएगा, सॉरी प्लस का आप क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, तो हो जाएगा एक्स इंटू हो जाएगा जेड माइनस वाई, और ये हो जाएगा वाई प्लस जेड, ठीक है, वाई प्लस जेड तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद ये प्लस हो जाएगा वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई, ओके। अब कॉमन कीजिए तो यहाँ पर अब कॉमन हो गया जेड माइनस वाई, क्या कॉमन हो गया बेटा, जेड माइनस वाई कॉमन हो गया, तो बचा अपने पास क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस जेड, अब ये हो जाएगा प्लस वाई जेड, ओके। अब देखिए इज इक्वल टू, अब मैं क्या कह सकता हूँ
कि यहाँ पर हमने क्या बात किया, इस क्वेश्चन को ऐसे बंद कीजिए, ठीक है। अब ये जाएगा z माइनस वाई, जब आप इसको हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे माइनस एक्स का तो जाएगा माइनस एक्स वाई, फिर माइनस जेड एक्स और ये प्लस वाई और ये जेड होगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़े तो ये हो जाएगा जेड माइनस वाई इंटू, अब ध्यान से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है। इन दोनों में से अगर अपन देखें तो x को कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों में से हम x को कॉमन कर सकते हैं तो कर दो, तो x कॉमन हो गया तो x माइनस वाई बचेगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो इसमें से हम z कॉमन कर सकते हैं, तो मैंने माइनस के साथ z कॉमन किया, जब माइनस का z कॉमन किया तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको आगे लिखेंगे तो हो जाएगा z माइनस वाई और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा, देखो इसको आप लिखेंगे कि इसमें दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है x माइनस वाई और बच गया हमारे पास x माइनस जेड, ठीक है। अब देखिए अब इसको आप क्या करें, कुछ नहीं सिंपल सा है कि z माइनस वाई लिखा हुआ है तो रहने दीजिए। अब आपके पास ये हो जाएगा x माइनस वाई हो गया। अब देखो ना इसको मैं क्या करूँ, यहाँ से सिंपल सा माइनस साइन को कॉमन करूँ, तो माइनस साइन को कॉमन करता हूँ तो इसको ऐसे एक बार लिख दीजिए x माइनस जेड। अगर मैंने बोला इसमें से माइनस साइन को कॉमन किया तो z माइनस एक्स हो जाएगा और इसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है, इसके जो माइनस साइन को निकाल रहा हूँ मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब एक कंडीशन यहाँ लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इंटू क्या होगा y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, और आपका यही आंसर होगा। कैसे आया ये समझ में आया क्या, लास्ट वाली कंडीशन मैंने बोला यहाँ से अगर जब मैंने माइनस साइन कॉमन किया तो ये निगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का निगेटिव होगा, मतलब जेड माइनस एक्स बदल जाएगा, पर मैंने माइनस साइन कॉमन किया था ना, जो माइनस साइन कॉमन किया था उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो वाई पॉजिटिव हो जाएगा और जेड निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है, कहता है कि यदि, है ना, यहाँ पर क्या बात कहा उसने कि यदि, एक सेकेंड रुक जाइए ना, मैं इंक चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए कहता है कि यदि डेल में कंडीशन दी गई है, यानी कि एक हमारे पास सारणिक दिया गया है, कहता है और ए आई जे के सखंड अगर आई जे हो तो डेल का मान निम्नलिखित रूपों में से व्यक्त कीजिए। अब एक बात समझिए यार, मैं सिंपल सी आपको बात बताना चाहूँगा कि अगर मैं एक बात यहाँ पर बोलूँ कि अगर डेल की वैल्यू ये अगर दिया है और ए आई जे का सखंड आपको ए आई जे ही दिख रहा है तो डेल का मान क्या होगा। तो अभी तक मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए डेल का मान दिख रहा है आपको, देखिए इस क्वेश्चन में बताया था मैंने जहाँ तक, ये देखो डेल का मान, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत है ही नहीं, सीधे इसका आपको आंसर दिख रहा होगा कि जहाँ पर A11 होगा, अगर A11 है और ये भी A11 है, फिर A22 है तो ये A22 है, A33 है A33, मतलब जैसे कि वैसे दिख रहा होगा वो राइट आंसर होगा। ये सेम दिख रहा है क्या, नहीं, ये तो नहीं होगा। दूसरा देखो A11 चलो मिला, A12 क्या A12 मिला, नहीं मिला, चलो हटाओ ये भी कट गया। A21 A11 चलो नहीं मिला, कट गया यार ये तो। अब देखो A11 A11 A21 यानी कि A21 A31 A31 चलो मिला, राइट है, समझ में आ गया, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से आपको अगर वीडियो देखनी है और मैथ्स को बहुत अच्छी समझनी है, साथ ही साथ फिजिक्स को अच्छी समझनी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।